जब एक महिला गांव के ही प्रधान पर आरोप लगाती है कि उसने 4 महीने 10 दिन उसको अपने घर में ही किडनैप करके और उसके साथ दुराचार किया। यह बात कहीं ना कहीं उसके परिवार, उसके जो अपने होते हैं और जो समाज होता है उनको खराब लगता है। वो थाने में जाती है और थाने में जाकर जब एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करती है तो पुलिस उसकी सुनती नहीं है। उसके बाद फिर वो कोर्ट का रुख करती है और उसके बाद वो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और प्रधान को उसी जो आरोप था उसके आरोप में उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उसके बाद वो जो महिला होती है, महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति, जो कि उसका पति दिल्ली में रहकर बेकरी में काम किया करता था, उसको जब घर आ जाता है तो जब उसका मिलन नहीं होता उसके प्रेमी से, और उसके जो प्रेमी था वो भी उसके घर में एक टीवी खराब हो गया था, उस टीवी को संभालने आया था, सुधारने आया था। वहाँ पर उसका आंखें चार हो जाती हैं और फिर उसका प्रेम संबंध चल जाता है। और इसी के चलते जो गांव का प्रधान को उस महिला ने फंसाया था, उस गांव के प्रधान को इज्जत बाहर किया जाता है और जो उसका प्रेमी था, उस प्रेमी से मिलकर उस महिला ने अपने ही पति को जलवा दिया और उसको इस दुनिया से अलग कर दिया, हटा दिया। बहुत दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारा ये चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना 17 फरवरी 2025 खेत में, जब एक पड़ोसी खेत में किसान दूसरा निकल कर जा रहा था तो जो ट्यूबवेल से जो समरसेबल लगी हुई थी वहाँ से जो एक बरहा निकलता है जिसको नाली बोलते हैं, उस नाली में एक शव जला पड़ा हुआ था। वहाँ पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल उस शव को देखता है, वो पहले तो डर जाता है, उसके बाद फिर कोशिश करता है हिम्मत करके, जब उसको देखता है तो पता चलता है कि ये किसी इंसान की डेड बॉडी है, वो भी जली हुई है। उसमें सिर्फ एक पैर नज़र आ रहा था और कुछ शरीर के कुछ हिस्सा बचा हुआ था सिर का, जो कि जला हुआ था, पहचानने के लायक नहीं था। अब वो डर जाता है और वहाँ से भागता है तो पता चलता है कि गांव के और अन्य लोग होते हैं, वो मौका स्थिति पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर जब देखा जाता है तो पता चला कि ये तो किसी इंसान की लाश है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो नज़दीकी थाने से जब पुलिस पहुँचती है, पुलिस ने उस एरिया को कवर किया और कवर करने के बाद वहाँ जो एविडेंस थे, जैसे कि वहाँ उसकी चप्पल या जूता जो भी पड़ा था, उसका एक अधजला पैर जो दिख रहा था उसको, और उसके बाद जो शरीर के कुछ हिस्से जले बचे हुए थे उनको, उस पूरे सब को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद उसको पीएम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब रिपोर्ट उसकी आती है तो पता चलता है, और जब वहाँ उस सब के पास उस सब का जो पिता होता है वो जब पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका पिता बोलता है कि ये तो हमारा बेटा साजिद है। अब ये साजिद कौन था, इसकी कहानी को जानेंगे। दरअसल ये साजिद जो होता है, ये उत्तर प्रदेश का जिला मैनपुरी, और मैनपुरी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है, तहसील पड़ती है भोगांव, और भोगांव का एक एरिया पड़ता है गांव परतापुर। और परतापुर में आसपास रहने वाला साजिद, जो उसकी पत्नी का नाम होता है आमना बेगम, और ये आमना और जो साजिद होता है ये अपने परिवार से कुछ दूरी पर इनका दूसरा घर होता है, वहाँ पर रह रहे थे। दरअसल ये आमना और साजिद, इनके 6 बच्चे हो जाते हैं, 4 बेटियाँ होती हैं और 2 बेटे होते हैं। उसके बाद ये जो साजिद होता है ये दिल्ली में रहकर किसी बेकरी में काम किया करता था। किसी कारणवश जो बेकरी थी वो रुक जाती है, उसका काम बंद हो जाता है। तो अभी 2 महीने पहले ही वो घर आया था
और इसी बीच में जब ये साजिद दिल्ली में रह रहा था, तभी इसकी जो पत्नी आमना होती है, इसके घर में किसी कारणवश एक दिन इसका टीवी जब खराब हो जाता है, ये अपने ससुराल, इसकी जो सास और इसके ससुर जो होते हैं उनसे ये दूर रह रही थी, बिल्कुल तन्हा रह रही थी। इसलिए ये फ्री थी। इनके बच्चे अभी छोटे छोटे थे, कोई 12-14 साल का, कोई 10, ऐसे करके 6 बच्चे थे। उसके बाद जो ये टीवी जब खराब हो जाता है तो ये फ़ोन करती है, एक पता चलता है किसी से, तो ये सुमित यादव होता है जो इलेक्ट्रीशियन होता है। इसको जब फ़ोन किया जाता है तो सुमित यादव उसके घर में पहुंचता है और टीवी संवारता है, उसकी सुधारता है। उसके बाद जो ये सुमित यादव और जो ये इसकी पत्नी, साजिद की पत्नी आमना बेगम होती है, इनकी आंखें चारों हो जाती हैं। दरअसल इससे पहले ये जो आमना बेगम थी, इसने 2022 में होली का समय था, तो गांव के ही प्रधान कालू यादव को इसने भोला यादव ने इनको बुलाया था अपने घर में। एक प्रोग्राम था, जैसे होली होती है तो ये जो आमना बेगम थी, ये घरों में काम करने का काम करती थी, तो ये बिरयानी अच्छी बनाती थी, इसलिए इसको बुलाया था भोला यादव ने, और इनके घर में ये बिरयानी बनाने जाती है। वहाँ जब सभी लोग वो ठंडा ये सब पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, तभी किसी ने बोला कि तुम भी ड्रिंक्स पी लो। तो ये जो आमना बेगम होती है, ये ड्रिंक्स पीने लगती है, और ड्रिंक्स जब पीती है तो उस वक्त इसको ऐसा महसूस होता है कि इसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये कुछ बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाती है। उसके बाद ये घर पहुंचती है और उसी वक्त इसको बताया जाता है कि अपहरण कर लिया था। ये FIR में दिखाया गया। जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भोला यादव के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने 4 महीने 10 दिन तक इस आमना बेगम को अपने कस्टडी में रखा, इसको किडनैप करके रखा और इसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ये सब चल रहा था, और इसी केस में जो भोला यादव और उनके परिवार के, उनके जो पुत्र और जो उनके सहयोगी थे, वो शायद जेल में भी गए, और उसके बाद इनके ऊपर ये केस चल रहा था। और पुलिस का जब एंगल इधर जो साजिद होता है, साजिद की सबका जब ये पोस्टमार्टम होता है, तो ये जो एंगल था, ये पूरी रची रचाई एक साजिश थी आमना बेगम और सुमित यादव की। जो इनका ये बॉयफ्रेंड था आमना का, सुमित यादव, इन दोनों की एक रची रचाई साजिश थी। इन्होंने 16 फरवरी को एक चाय में इस साजिद को कुछ ऐसा दिया जो कि वो बेहोशी की हालत में चला गया, और जो ये आमना थी इसको खेतों की तरफ ले जाती है, और वहाँ जब जाती है तो वहाँ जाकर इसके ऊपर एक जो समर सर्विल लगी हुई थी, वहाँ से ये एक पाना जो रिंच होता है ठोस लोहे का, उसको लेकर और साजिद के सिर में जब मार देती है ये सुमित, ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। और उसके बाद सुमित मौका स्थिति पर ही दम तोड़ देता है, और उसकी पहचान छुपाने के लिए इन लोगों ने उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसके शरीर में आग लगा दी, उसको आग के हवाले कर दिया, कुछ घास फूस डालकर उस बरहा के अंदर। उसके बाद जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जब उस पुलिस को शक होता है, तब जाकर जब इन दोनों की CDR निकलवाई जाती है, तो CDR में पता चलता है कि आमना बेगम का घंटों बात होती है, और 16 फरवरी को इनकी बात हुई थी। जो नंबर सामने वाला होता है वो नंबर सुमित यादव का निकलता है। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सुमित यादव को जब गिरफ्तार किया, उससे जब पूछताछ की, तो पहले तो ये लोग कुछ बोले नहीं, इधर उधर की बातें करते रहे। लेकिन पुलिस ने जब अपने पुलिसिया अंदाज से जब इनसे पूछताछ की, तरीका से अपने पूछताछ की, तो ये कहीं ना कहीं सुमित यादव और जो आमना बेगम होती है, ये टूट जाते हैं और अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिलहाल सुमित यादव और आमना बेगम पुलिस की कस्टडी में है, और जो भोला यादव के ऊपर संगीन आरोप लगे हुए थे कि 4 महीने 10 दिन तक इस आमना को इन लोगों ने गिरफ्तार किया था, अपनी कस्टडी में लिया था, इनको किडनैप किया था, इनके साथ दुराचार किया था, ये साक्ष्य अभी जो जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, सच नहीं हो पाई है। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, और पुलिस ने जो थाना भोगांव की जो पुलिस होती है, इनमें 3 टीमें गठित की जाती हैं। इनमें इंस्पेक्टर अविनाश त्यागी होते हैं, दूसरे
सर्विलांस प्रभारी सेल प्रभारी अजय सिंह होते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह होते हैं। ये 3 टीमें गठित की जाती हैं और इन लोगों ने, जो ये पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, इन्होंने अपने एंगल से इस केस को संभालने और सुधारने की कोशिश की और बहुत जल्दी इन लोगों ने ये सामने सच कर दिया कि मैनपुरी की पुलिस भी कुछ कर सकती है और उन्होंने सच सामने लाने में बहुत जल्दी की और सच सामने आया भी। खासकर ये रही आज की कहानी, आज की घटना। लेकिन मेरा मतलब और मेरा मकसद आप तक ये वीडियो पहुंचाने का सिर्फ यही होता है कि कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, इसमें परिवार और समाज में बहुत बड़ी, बहुत गलत एक संदेश पहुंचता है। खासकर इस पर ध्यान दिया जाए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। जहां तक जो भी हमारी इस वीडियो को देखे वो आगे शेयर जरूर करे, क्योंकि हमारा समाज और हमारा परिवार बिगड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगती। इसलिए ये मेरा संदेश होता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और जो सच है वो सच है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।